अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी भेंट पर भेंट। एक बड़े नगर की कहानी है ये। उस नगर में कई बाजार थे, जैसे कि आमतौर से होते हैं। एक बाजार का नाम घोड़ा बाजार। घोड़ा बाजार में घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी। पूरे गुजरात में इस बाजार की शोहरत थी। दूर दूर से लोग यहाँ घोड़े खरीदने आते थे। काठियावाड़ा और कच्छ के बढ़िया नस्ल के घोड़े यहीं मिलते थे। इस नगर में एक गरीब राजपूत रहता था। उसका नाम था सज्जन सिंह। वो घोड़ों के लिए घास काटकर लाता था और घोड़े वालों के हाथ बेचता था। इस तरह वो 4 आने रोज कमा लिया करता था। 4 आने में से वो 2 आने खर्च करता था और 2 आने आगे के लिए बचा लेता था। इस तरह बचाते बचाते उसके पास काफी पैसे हो गए। उसने अपनी झोंपड़ी के आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें एक हंडिया गाड़ दी। इस हंडिया में वो अपने बचाए हुए पैसे रखने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन सज्जन सिंह ने सोचा कि लाओ जरा देखा जाए हंडिया में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। उसने जमीन से हंडिया निकाली। पूरी हंडिया अन्नी द्वन्नियों से भर गई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास इतना धन है। वो सोचने लगा कि इन पैसों का क्या किया जाए, इन्हें किस तरह खर्च किया जाए। सोचते सोचते अचानक उसे एक बात सूझी। वो एकदम से बोल उठा, बस ठीक है, यही करूंगा। दूसरे दिन सुबह वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसका आदर सत्कार किया। सज्जन सिंह ने सुनार से कहा, सोनी काका, मुझे एक अंगूठी चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती जो अंगूठी हो वो मुझे दिखाओ। सुनार एक बहुत ही सुंदर अंगूठी निकाल लाया। वो बड़ी कीमती अंगूठी थी। उसमें एक बड़ा सा हीरा जड़ा था। ऐसी अंगूठी तो किसी राजा के पास भी न होगी। सज्जन सिंह ने अपने सारे पैसे देकर सुनार से वो अंगूठी खरीद ली। बड़ी सुंदर अंगूठी थी वो। उस पर बारीक मीनाकारी का काम किया हुआ था। उसका हीरा अंधेरे में चमचमाता था। सज्जन सिंह का एक मित्र था, उसका नाम रामदास था। वो घूम घूम कर व्यापार करता था। कभी इस गांव तो कभी उस गांव, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। आसपास के दूसरे राज्यों में भी वो अपना माल बेचने जाता था। सज्जन सिंह ने अपनी अंगूठी उसे दिखाई और उससे पूछा, मेरे दोस्त, तुम तो खूब घूमते फिरते हो, आसपास दूर दूर तक का हाल तुम्हें मालूम है। जरा ये बताओ कि सबसे सुंदर राजकुमारी कौन है और वो कहाँ रहती है। रामदास बोला, भाई मेरे ख्याल में तो रूपनगर की राजकुमारी से बढ़कर कोई सुंदरी नहीं है। रूपनगर हमारे राज्य के उत्तर में है। राजकुमारी का नाम रूप सुंदरी। वाह, कितना सुंदर है वो। सज्जन सिंह आश्चर्य से बोला, सच? तो फिर तुम मेरा एक काम कर दो। बोलो, करोगे क्या? कौन सा काम? मेरी अंगूठी ले जाओ और उसे मेरी ओर से राजकुमारी को भेंट कर देना। अंगूठी देते वक्त कहना कि इस भेंट को भेजने वाले को बदले में धन की इच्छा नहीं है। रामदास ने अंगूठी ले ली और कहा, ठीक है, मैं थोड़े ही दिनों में उत्तर को जाऊंगा। रूपनगर में एक दिन रुककर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कुछ दिनों बाद रामदास अपने व्यापार के सिलसिले में घूमता घामता रूपनगर पहुंचा। वहां राजकुमारी रूप सुंदरी के पास पहुंचा और उससे सज्जन सिंह की अंगूठी देकर बोला, सरकार, ये अंगूठी एक आदमी ने भेजी है और कहा है कि उसे धन की इच्छा नहीं है। राजकुमारी अंगूठी देखकर खुश हो गई। उसने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। उसकी सुंदर उंगलियों में अंगूठी कितनी अच्छी लग रही थी। राजकुमारी के पास ऐसी एक भी अंगूठी नहीं थी। उसने राजकुमारों को शोभा देने योग्य कुछ कीमती कपड़े रामदास को दिए और कहा, ये कपड़े उस आदमी को दे देना और कहना कि रूप सुंदरी आपका नाम जानना चाहती है। कुछ महीने बाद रामदास फिर लौटकर घर आया। सज्जन सिंह को मालूम हुआ तो वो उससे मिलने गया। रामदास ने उसे बताया कि उसकी अंगूठी पाकर राजकुमारी कितनी खुश हुई थी। उसने उसे वे कपड़े भी दिए जो राजकुमारी ने उसे देने के लिए दिए थे और कहा कि राजकुमारी ने उसका नाम पूछा है।
उन कीमती कपड़ों को देखकर सज्जन सिंह बोल उठा, इन कपड़ों के लायक मैं नहीं हूं। मेरे जैसे गरीब घसियारे को भला ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे, इन्हें मैं नहीं लूंगा। अरे लो, अब रख भी लो, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए ही दिए हैं। सज्जन सिंह ने कहा, नहीं भाई नहीं, मैं ऐसे कपड़ों का क्या करूंगा, ये कपड़े तो किसी राजकुमार को शोभा देंगे। रामदास भाई, तुम मेरा एक काम कर दो, ये कपड़े अपने पास रख लो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा राजकुमार नजर आए जो प्रजा की भलाई करता हो, तो तुम इन कपड़ों को उसे मेरी ओर से भेंट कर देना। ऐसा कोई राजकुमार है तुम्हारी नजर में? रामदास कुछ देर सोचकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बराबर घूमता ही रहता हूँ, चारों तरफ का हाल मुझे मालूम है। हमारे राज्य के पूरब में एक छोटा सा राज्य है, आदर्श नगर। वहाँ का राजकुमार सचमुच बड़ा अच्छा है, हमेशा उसे प्रजा की भलाई की चिंता रहती है। उसके राज्य के लोग भी उसे बहुत मानते हैं। सज्जन सिंह बोला, तो ठीक है, ये पोशाक मेरी ओर से तुम राजकुमार को भेंट कर देना, और कहना कि भेंट देने वाले को धन की इच्छा नहीं है। कुछ दिनों बाद रामदास आदर्श नगर पहुंचा। उसने राजमहल में जाकर राजकुमार को सज्जन सिंह की ओर से वो पोशाक भेंट कर दी। राजकुमार उन कपड़ों को पहनकर खुश हो गया। सचमुच ये कपड़े उसके ही लायक थे और उस पर खूब फब रहे थे। राजकुमार ने उसे 10 घोड़े दिए और कहा, लो, इन घोड़ों को मेरी ओर से उस आदमी को दे देना और कहना कि राजकुमार उसका नाम जानना चाहता है। कुछ समय बाद रामदास घर लौटा। उस समय सज्जन सिंह बाजार में बैठा घास बेच रहा था। दूर पर उसे धूल उड़ती देखी तो सोचा कि आज बहुत से ग्राहक घास लेने आएंगे। वो घोड़े वालों की राह देखने लगा, लेकिन इतने में उसने देखा कि वो तो रामदास आ रहा है और उसके साथ 10 घोड़े भी हैं। रामदास जब पास आया तो सज्जन सिंह ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहा, ओ रामदास भाई, घोड़े खरीद कर आ रहे हो? बड़े अच्छे घोड़े लाए हैं, कैसे कैसे खरीदे? रामदास घोड़े से उतरकर बोला, अरे नहीं भाई, ये घोड़े मेरे नहीं हैं, ये तुम्हारे ही हैं। आदर्श नगर के राजकुमार ने तुम्हारे लिए भेजे। पहले तो सज्जन सिंह को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रामदास ने सारी बातें विस्तार से बताई तो वो बोला, अरे भाई, इन घोड़ों को पालना कहीं मेरे तुम्हारे बूते की बात है? इसके लिए आदमी रखो, दाना पानी का खर्चा निकालो, घास लाओ, दिन भर निगरानी करो। ना बाबा, ये सब मैं कहाँ से करूँगा। अच्छी मुसीबत तुम बांध लाए। तुम तो मेरी बात मानो और इन घोड़ों को मेरी ओर से राजकुमारी रूप सुंदरी को भेंट कराओ। कुछ दिनों बाद रामदास रूपनगर गया। उसने राजकुमारी को घोड़े दिए और बताया कि उस आदमी का नाम सज्जन सिंह है। राजकुमारी घोड़े लेकर सोच में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। उसने राजा से राय ली और पूछा, इस आदमी की भेंट लेते लेते मैं थक गई हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि इसका भेंट देना बंद हो जाए। राजा ने कहा, तुम इस बार उसके पास ऐसी चीज़ें भेजो कि उसके बदले में वो कुछ न दे सके। तुम महंगी से महंगी चीज़ें भेजो। इस बार राजकुमारी ने सज्जन सिंह के पास चांदी से लदे हुए 20 ऊंट भेज दिए। चांदी से लदे ऊंट लेकर रामदास सज्जन सिंह के पास पहुंचा। सज्जन सिंह इतनी चांदी देखकर घबरा गया। वो बोला, भैया रामदास, तुम तो और भी बड़ी मुसीबत साथ ले आए। अरे मैं ठहरा एक गरीब घसियारा, मेरी झोंपड़ी में भला इन चांदी की ईंटों के लिए जगह कहाँ है? इतनी चांदी की मैं हिफाजत कैसे करूँगा? अब तुम चाहे जो करो, ये चांदी तुम्हारे लिए ही राजकुमारी ने भेजी है। रामदास बोला। सज्जन सिंह ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं नहीं, मेरा एक काम और कर दो। तुम चांदी से लदे इन ऊंटों को मेरी ओर से आदर्श नगर के राजकुमार को दे आओ। इतनी चांदी राजा महाराजा के यहाँ ही शोभा देती है। उन्हें मेरा नाम भी बता देना। रामदास कुछ दिनों बाद आदर्श नगर पहुंचा। उसने चांदी से लदे ऊंट राजमहल के सामने खाली करवा दिए और राजकुमार को बताया कि ये चांदी उसी आदमी ने भेजी है और उसका नाम सज्जन सिंह है। राजकुमार चकित रह गया। उसे लगा सज्जन सिंह कोई बहुत धनी आदमी मालूम होता है, तभी तो उसने इतनी सारी चांदी और 20 ऊंट मुझे भेज दिए। खैर कोई बात नहीं, मैं इससे भी महंगी भेंट उसे भेजूंगा। उसने सोने की ईंटों से लदे 20 ऊंट रामदास के साथ सज्जन सिंह के लिए भेज दिए। रामदास ने आकर सज्जन सिंह को सोना दे दिया। इस बार सज्जन सिंह और अधिक घबराया।
भला इतना सोना वो कहाँ रखे, कैसे रखे? एक गरीब की झोपड़ी में इतना सोना कैसे रह सकता है? वो हाथ जोड़कर रामदास से बोला, भाई रामदास, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस सोने को तुम इसी वक्त फौरन यहाँ से ले जाओ और राजकुमारी रूप सुंदरी को भेंट कराओ। अब अगर वो कुछ दे तो तुम मत लेना। रामदास फौरन सोने से लदे ऊंटों को नगर के बाहर ले गया। वो सीधा रूपनगर पहुंचा। उसने सारा सोना सज्जन सिंह की ओर से राजकुमारी को भेंट कर दिया। राजकुमारी सोने की ठोस ईंटों से लदे 20 ऊंटों के काफिले को देखकर हैरान रह गई। उसने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि सज्जन सिंह इतना धनी है। 20 ऊंट सोना भेजना सबके बूते की बात नहीं है। वो फौरन राजा के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने सज्जन सिंह को 20 ऊंट चांदी भिजवाई थी और सोचा था कि अब वो उसका जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन उसने तो बदले में 20 ऊंट सोना भेज दिया है। अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, चलो हम लोग उससे मिल आएं, देखें ऐसा कौन धनी आदमी है। उन्होंने रामदास को विदा कर दिया। रामदास लौटकर घर आ गया। उधर आदर्श नगर के राजकुमार ने भी अपने पिता से सलाह की। उसका पिता भी ऐसे धनी आदमी से मिलने के लिए राजी हो गया। इधर से रूप सुंदरी और उसके पिता धूमधाम के साथ सज्जन सिंह से मिलने चले। उधर से आदर्श नगर के राजा और राजकुमार सज्जन सिंह के नगर की ओर चले। दोनों के साथ अपने हाथी घोड़े और फौज पलटन थे। नौकर चाकर और पैदल प्यादे थे। नगर के बाहर दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार ने समझा कि सज्जन सिंह अपनी पुत्री के साथ मेरा स्वागत करने आ रहा है, और रूपनगर के राजा ने समझा कि सज्जन सिंह अपने लड़के के साथ मेरा स्वागत करने आ रहा है। आदर्श नगर के राजा ने रूपनगर के राजा से पूछा, क्या आप ही सज्जन सिंह हैं? रूपनगर के राजा ने कहा, नहीं, मैं तो रूपनगर का राजा हूं और ये मेरी पुत्री राजकुमारी रूपसुंदरी है, लेकिन आप कौन हैं? आदर्श नगर के राजा ने कहा, मैं आदर्श नगर का राजा हूं और ये मेरा राजकुमार है। आप लोग सज्जन सिंह से मिलने आए हैं? रूपनगर का राजा बोला, और हम लोग भी सज्जन सिंह से मिलने आए हैं। चलिए, हमारा आपका साथ हो गया। दोनों ने साथ साथ नगर में प्रवेश किया। रास्ते में उन्हें सज्जन सिंह घास बेचता हुआ मिला। आदर्श नगर के राजकुमार ने उससे पूछा, क्या तुम सज्जन सिंह को जानते हो? सज्जन सिंह को मालूम हो गया था कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए। वो कुछ सोचकर बोला, हाँ हाँ, जानता हूँ। भला सज्जन सिंह को कौन नहीं जानता? क्या उनका घर तुम्हें मालूम है? हमें जरा रास्ता बता दो। सज्जन सिंह दो राजाओं को अपने से मिलने आया देखकर घबरा गया। उसने सोचा, भला ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं का मैं अपनी झोपड़ी में क्या स्वागत करूंगा। उसने झूठ मूठ कह दिया, हाँ महाराज, सज्जन सिंह का घर मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग उनके घर न जाएं, वो तो मर चुके हैं। दोनों राजाओं को जब ये मालूम हुआ कि सज्जन सिंह की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने आगे बढ़ना बेकार समझा। वे लोग लौट आए। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने राज की ओर चल पड़े। सज्जन सिंह ये सब देखता रहा और घास बेचता रहा। वो कुछ न बोला। मन में वो खुश था कि चलो आफत टली। भेंट लेने देने के चक्कर में पड़कर मैंने अपने सिर पर एक मुसीबत मोल ले ली थी। दोनों को लौटते देखकर उसने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद रूपनगर की राजकुमारी रूप सुंदरी का विवाह आदर्श नगर के राजकुमार के साथ हो गया। दोनों सुख से रहने लगे। सज्जन सिंह अपना घास बेचने का काम अब भी कर रहा है और सुख से रह रहा है। उसकी जो स्थिति है उसी में उसे संतोष है। सच है, संतोष बड़ी चीज है।